ध्यान से देखना और समझना। कल तक का डिस्कशन था सोल्ट ब्रिज का ना, सोल्ट ब्रिज की नीड हमें हुई क्यों, है ना, सोल्ट ब्रिज की हमें जरूरत हुई क्यों। तो मैंने बताया ये ना एक्चुअल में हमें आयोनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। जिस तरफ जिंक की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई उधर उसने एनायन भेज दिए, जिधर आपके पास कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर गई, क्लियर, उधर केटायन भेज दिए। ओके, कुल मिलाकर अगर मैं सोल्ट ब्रिज हटा दूं, जनरली क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव, तो आप कह देना जी सेल का वर्किंग बंद होने वाली है। और सोचो ना, बंद हो रही थी तभी तो क्या लगाया था, सोल्ट ब्रिज। और अगर हम इसको हटा लें तो वही हरकत होनी है जो इसके साथ ऑलरेडी होने वाली थी, मतलब हमारी क्या मजबूरी थी किसको लगाया, वो प्रॉब्लम वापस फेस करोगे, मतलब सेल काम करना बंद कर देगा, सेल काम करना बंद कर देगा, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो तो। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोलाइट आपके पास, लिसन केयरफुली, अगर आपके पास PbCl2 Ag इस टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड हो, अगर आपके पास कहीं इलेक्ट्रोलाइट Pb या सिल्वर या कोई मर्क्यूरस या मर्क्यूरिक, जो सोल्ट ब्रिज के अंदर क्लोराइड अगर आपके पास आ जाए, जैसे NaCl में Cl है, क्लियर, इसकी जगह फिर NaNO3 यूज कर लेना, KCl है तो वहां के NO3 यूज कर लेना, बजाय इसके कि तुम क्या यूज करो, NaCl KCl। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है बच्चे, अगर आपके पास सेल के अंदर, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली कल सुन रहे थे तो, ये जो सेल है ना बच्चे, ये वाला, हाँ, इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट अगर पीबी टाइप का, सिल्वर टाइप का, मर्करी टाइप का कुछ पड़ा हुआ है, और सोल्ट ब्रिज के अंदर क्लोराइड है, तो वहां प्रेसिपिटेट बनने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए दो टाइप के क्वेश्चन इस बोर्ड पे पड़े हुए हैं आपके पास। अगर मैं सोल्ट ब्रिज हटा लूं तो क्या होने वाला है, तो बता देना सेल काम करना बंद कर देगा, क्लियर, इमीडिएट नहीं, 5-7-10 मिनट के बाद जब इसकी जरूरत होनी थी। अच्छा जी, अगर मैं इस सोल्ट ब्रिज में कोई क्लोराइड टाइप का इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट NaCl KCl वाला Cl ले लूं, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास PbCl2 PbCl लेड नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट टाइप से कुछ पड़े हो सेल के अंदर, तो बोलो जी प्रेसिपिटेट बनेगा, सेल रिएक्शन फिर ब्लॉक हो जाएगी, तो उसे हमें अवॉइड करना है। तो दो क्वेश्चन है इस बोर्ड पर पड़े हुए, रिमूवल ऑफ सोल्ट ब्रिज से क्या होने वाला है, और अगर सोल्ट ब्रिज के अंदर क्लोराइड हो और इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लेड का, सिल्वर का, मरकरी का कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, तो आपको सेल रिएक्शन ब्लॉक होती हुई दिख सकती है, ये आपको प्रिकॉशनरी बताया गया है। ठीक है जी। अब रिवीजन करना है या फिर मैं इस रिवीजन के बिना चला जाऊं, आपका ओपिनियन बता दो। रिवीजन करा दें, नाउ लिसन केयरफुली। बच्चे करना क्या जी, इसमें हमें सीखना था, हमारे पास रिडोक्स रिएक्शन और इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस। तो सबसे पहली बात हम जानने जा रहे हैं, एक डायरेक्ट रिडोक्स है, एक इनडायरेक्ट रिडोक्स है, जो हमने कल सीखा था, क्लियर। इसने कहा जी अगर मैं रिडोक्स रिएक्शन सेम वेसल में चला दूं, सेम कंटेनर में चला दूं, जैसे कॉपर AgNO3 कॉपर सल्फेट Ag, तो कुल मिलाकर हमें यहां प्रोसेस तो पता है, रिएक्शन प्रोसीड करेगी, एक्सोथर्मिक होएगा, लेकिन इसमें मुझे हीट जो मिलती है, एनर्जी जो मिलती है, वो कम अमाउंट में मिलती है। दैट्स वाई डायरेक्ट रिडोक्स मेरे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। बट एक ही कंटेनर में जब सारा काम चले, एक ही वेसल में जब सारा काम चले, तो उसको बोल देते हैं आप लोग डायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जी किसका, अबाउट इनडायरेक्ट का। आपने कहा जी जब रिडोक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अलग अलग सेपरेट वेसल्स में, हाफ सेल के फॉर्म में आप प्रोसीड करवाओ, ठीक है जी। द ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, दैट इज नोन एज द, दैट इज नोन एज अ रिडोक्स कपल। एक साइड रिडक्शन, दूसरी साइड बच्चे क्या होने जा रहा है, रिडक्शन होने जा रहा है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन होने की वजह से आप इसको एग्जैक्टली क्या बोल देते हो, रिडक्शन हाफ ऑक्सीडेशन हाफ, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हो तो।
ठीक है जी। अब इसमें जो रेडोक्स इनडायरेक्ट वाला है, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो एक लार्ज डिस्टेंस पे मेटेलिक वायर की हेल्प से कर रहे हो। कल भी बताया था आपको ये बात, ठीक है। अब आपको आगे बढ़ना है, सीखना है बात को, क्लियर। अब होएगा क्या जी, ड्यूरिंग इनडायरेक्ट रिडोक्स रिएक्शन वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो अपीयर होएगी, क्लियर। इलेक्ट्रिकल किस फॉर्म में, कल फॉर्मूला बताया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, क्लियर है। और स्टोर किस फॉर्म में हो जाएगी, सबको बताया था, जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में बदले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और अपोजिट हो जाए केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब सुन ले इस बात को, इंडक्ट रिडोक्स रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हो, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसने कहा जी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मैंने कहा जी बड़ा सिंपल है, क्या, टिपिकल सेल कंसिस्टिंग टू टू सेपरेट कंपार्टमेंट्स, मैंने कहा ठीक है, हाफ सेल हो गया। हर एक के अंदर एक मेटेलिक कंडक्टर इमर्ज्ड होएगा सॉल्यूशन, जिंक जिंक सल्फेट में, कॉपर कॉपर सल्फेट में, ऑफ कोरोस्पोंडिंग मेटल, जिंक जिंक सल्फेट में, कॉपर कॉपर सल्फेट में, थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर जो ऊपर जिससे वोल्टमीटर जोड़ा था आपने, क्लियर है। तो कुल मिलाकर यहां जो जिंक और कॉपर है वो इलेक्ट्रोड का काम कर रहे हैं, ओके। व्हेन द both compartments are connected by a salt bridge, electrodes are joined by a wire, तो पहला वाला काम क्या हो गया, प्राइमरी सर्किट। दूसरा वाला क्या हो गया आपके पास, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी, ये प्राइमरी सर्किट लिखा है ना, पीएस प्राइमरी सर्किट, एससी फॉर सेकेंडरी सर्किट। अब उसने कहा जी इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्राइमरी सर्किट से होएगा। सेकेंडरी सर्किट की नीड क्या थी, अभी खत्म भी किया मैंने, वापस शुरू कर लेते हैं जी। एक्सेस इलेक्ट्रॉन दैट फ्लो आर दोज विच रिमेन्स व्हेन मेटल इज ऑक्सीडाइज, ये जब मेटल ऑक्सीडाइज हुआ बच्चे, तो यहां जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन थे ये वाले इधर फ्लो होने लग गए, ये वाले इधर फ्लो होने लग गए, और उल्टा कौन चलने लग गया, करंट। इसका उल्टा कौन चलने लग गया, करंट। अब थोड़ा सा आगे देख लें, हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन अकर्स, क्लियर, उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल कह दोगे आप। जहां रिडक्शन होएगा उसको रिडक्शन हाफ सेल कह दोगे आप, क्लियर। अब मुझे जो समझना है, इस पार्ट का नाम कल मैंने आपको बता दिया था एबीसी। ये वाला पार्ट कौन हो गया, एनोड, और इधर वाला पार्ट क्या हो गया बच्चे, कैथोड, क्लियर। अब इसी चीज को यहां उसने हाईलाइट करके लिखा हुआ है, नजर मारो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बीच में सोल्ट ब्रिज, इस साइड ए, इस साइड सी, बीच में ब्रिज, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव। ठीक है जी। अब हमें थोड़ा सा इस पैराग्राफ पे नजर मारनी है, ध्यान से सुनना भी, कल वाली बातें वर्ड टू वर्ड वापिस आ रही है। इन ऑर्डर टू कंटिन्यू द अबो सेल रिएक्शन, द चार्ज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट must be accompanied by compensating transport of ions between the two half cells. The flow of these ions is made possible by using a salt bridge to connect the solution. अब वो salt bridge की नीड बताएगा। Salt bridge itself also provides a high concentration of electrolyte to maintain electroneutrality. Therefore, in external circuit, electrochemical cell current is carried by electrons, and in internal circuit, the current is carried by the ions. तो कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि प्राइमरी सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं और सेकेंडरी सर्किट में कौन चलते हैं बच्चे, आयंस। ठीक है जी। सोल्ट ब्रिज की इंपॉर्टेंस क्या, ये है क्या, इस बारे में हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन रिवीजन करना है तो हम कर लेते हैं जी। ध्यान से सुनना एक एक बात को। जनरली इट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब फिल्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जो इनके एंड है वो प्लग्ड हो जाएंगे किससे, पोरस मटेरियल से, जैसे ग्लास वूल और कॉटन। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन द सोल्ट ब्रिज शुड बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट डजंट अंडरगो अ केमिकल चेंज। कल बताया था ना कि हमें करना क्या है, हमें करना क्या है, वो जो आपके सोल्ट ब्रिज में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरना है वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए दोनों तरफ, वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए दोनों तरफ। दूसरा, उनका जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, जो उनकी आयनिक मोबिलिटी है, वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम। और ये आज बताया था, केसीएल ब्रिज कांट बी यूज्ड व्हेन द सोल्ट ऑफ लेड, सिल्वर, मर्करी, क्लियर, यूज्ड इन द सेल बिकॉज दीज टू आर फॉर्म्ड आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये पीपीटी बना लेंगे बच्चे,
अब इनके फंक्शन क्या जी, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन इनटू हाफ सेल्स, बिल्कुल सॉल्यूशन को कनेक्ट करता है, सेकेंडरी सर्किट कंप्लीट करता है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो सेल वोल्टेज 0 पे ड्रॉप कर जाएगा। इसके अलावा ये प्रिवेंट करता है ट्रांसफरेंस और डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम वन। बच्चे देखो ना, जब आप एक ही के अंदर लेके चल रहे थे वहां तो डायरेक्ट में टच ही थे, लेकिन ये अब एक दूसरे को कनेक्ट तो कर दिया लेकिन डिफ्यूजन को प्रिवेंट कर दिया इसने। इट प्रिवेंट्स द ट्रांसफरेंस और डिफ्यूजन, मतलब इसका इसके अंदर, इसका इसके अंदर, इसको डिफ्यूजन को रोकता है। अगर आपको कभी आपने रीड किया हो ना तो एक बात और बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग आपको। फिजिक्स लेबोरेटरी में ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा रहता है कुछ इस फॉर्म में, बिना सोल्ट ब्रिज के काम चल जाता है उसका। ये देखो बच्चे, हमारे घरों में घड़े नहीं होते, घड़े देखे, घड़े देखे कि नहीं देखे? उनमें ना गर्मियों में पानी ठंडा रहता है क्योंकि ना उसके अंदर पोर्स होते हैं बड़े बारीक छोटे छोटे। तो वैसे यहां एक पोरस पोर्ट यूज कर लो। यहां आप जिंक +2 के अंदर, इस जगह पे कॉपर सल्फेट में कॉपर, इसमें एक सबसे बड़ा खतरा पता है क्या है इस वाले में? ये वही सेम प्रोसेस है, सोल्ट ब्रिज अवॉइड कर दो इसके अंदर। यहां सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। यहां पता है क्या है, अगर अंदर जिंक ज्यादा हो गया तो ये सल्फेट अंदर एंट्री करके उसको मैनेज कर लेगा। तो ये फिजिक्स लैब में रखा रहता है, इसमें मुझे सोल्ट ब्रिज की नीड नहीं है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम पता है क्या है, वो जो जिस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम कर दिया, इट प्रिवेंट्स, जब सॉल्यूशन टच में ही नहीं है तो ट्रांसफरेंस कैसे होगा? तो यहां आयंस का ट्रांसफरेंस हो सकता है, दो सॉल्यूशन एक दूसरे में मिक्स हो सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने का काम कौन करता है? आपका सोल्ट ब्रिज। पता नहीं एग्जैक्टली तुम बात को समझे कि नहीं, क्लियर होगी बात? चलो, it prevents transference or diffusion of the solution from one half cell to another. It keeps the solution into half cells electrically neutral. in anodic half वो पता था हमें किसको कहां भेज रहा है ये, ठीक है जी। बस यही था इसके अंदर और कुछ खास था नहीं। और जब भी कभी आपको ई सेल मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो फिर आप एक काम कर लेते हो, वहां इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हो बच्चे? ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मैं छोटा सा काम, हमारा वो रिवीजन थोड़ा सा फास्ट था लेकिन हमने खत्म किया उसे, नटशेल हमारे दिमाग में क्या क्या उतरा, मैं 2 मिनट और लगाऊंगा। सुनो, पहली बात, मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है। कहते जी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? मैंने कहा जी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा केमिकल एनर्जी से। अच्छा, अपने आप, हाँ, स्पॉन्टेनियस नेगेटिव है। कहते जी लेते क्या हो इसके अंदर? मैंने कहा तो हाफ सेल होते हैं जिसमें एक तरफ कैथोड होएगा दूसरी तरफ एनोड होएगा। लिखने का तरीका एबीसी है, तो एनोड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, बी ब्रिज होएगा, सी कैथोड होएगा। कहते जी करंट किधर चलता है? मैंने कहा ए से सी की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर चलते हैं? ए से सी की तरफ। करंट किधर चलता है? अपोजिट सी से ए की तरफ। कहते जी प्राइमरी सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है? मेटालिक वायर। सेकेंडरी सर्किट कौन कंप्लीट कर रहा है? तो मेरा सिंपल आंसर था सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना, दोनों तरफ आयंस के ट्रांसफरेंस को रोकना। ये होता क्या है? जिसके अंदर आप इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट किसी सेमी सॉलिड मटेरियल में भर के रखते हो। क्लियर? तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हो गई है। इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई बच्चा होगा। और एनोड ब्रिज कैथोड का दिमाग में रखो ऑलवेज, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, बीच में ब्रिज होएगा, काम क्या है, भरते क्या है उसमें, ये सब बातें पता चल गई हैं। क्लियर? अब हम फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ध्यान से सुनो भाई, आपने एक मेटल को सेम मेटलिक आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, दूसरी बार आपने सेम मेटल को मतलब जिंक है जैसे, तो जिंक सल्फेट में डिप कर दिया, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया, कुछ भी ऐसा। तो इस इंटरफेस पे ना एक मेटल था, दूसरा मेटल के आयंस थे, एक मेटल था, दूसरा मेटल के आयंस थे। वहां इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया, एक चार्ज का डिफरेंस जनरेट हो गया।
इसी चार्ज के डिफरेंस को आप लोगों ने एक नाम दे दिया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वहां दोनों में से कोई भी हरकत हो सकती है, या तो मेटल धीरे धीरे घुल जाए, या जो जो ऑलरेडी आयन है वो डिपॉजिट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मेटल ऑक्सीडाइज होएगा कि मेटल आयन रिड्यूस होएगा, कोई गारंटी नहीं। दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मेटल। अगर मैं मेटल को मेटेलिक आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर देता हूं तो मुझे इंटरफेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस दिखता है, जिसका नाम मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख दिया है। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर रिड्यूस हो रहा है, कल बताया था सबस्क्रिप्ट, अगर रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड कंडीशंस है, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन 1 मोलर, टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार, तो मैंने उसका नाम कर दिया आरपी को एसआरपी और ओपी को एसओपी। अब इश्यू ये है कि इसका मेजरमेंट कैसे करें। मैंने कहा अगर आप एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाना चाहते हो, देखो ना, मेजरमेंट of the electrode potential mean electrochemical cell. If you want to make the electrochemical cell, measurement of electrode potential करना चाहते हो बच्चे, तो सबसे पहले आपको एक SHE के बारे में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सोचना पड़ेगा। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में सोचना पड़ेगा। कहती क्या है जी, मैंने कहा रेफरेंस सेल है। कहते जी इसका एसआरपी एसओपी क्या, मैंने कहा ये आर्बिट्रली हमने अपनी इच्छा से इसको 0 मान लिया। कहते क्यों 0 मान लिया, मैंने कहा ये रेफरेंस था, इसके रिस्पेक्ट में बाकी को मेजर करेंगे, इसलिए इसको 0 मान लिया। तो एसओपी हो तो कल भी बताया था लिखने का तरीका H2 to 2H+, एसआरपी हो तो 2H+ से 0, तो ये दोनों को सबस्क्रिप्ट देख के पता चलेगा कि एसआरपी है या फिर एसओपी है। कहते जी इसको बनाते कैसे हैं, मैंने कहा प्लेटिनम की रोड को 1m कॉन्सेंट्रेशन के HCl, H2SO4 कुछ भी एसिड में डिप कर दिया, और हाइड्रोजन 1 atm पे लगातार इसमें फ्लो हुई जा रही है। प्लेटिनम के बारे में हो सकता है आप में से कुछ जनता सरफेस केमिस्ट्री से जानती हो क्या, इट इज अ वेरी गुड मेटल टू एडजॉर्ब्स बल्क अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का रोड तो बन नहीं सकती थी, लेकिन प्लेटिनम की तो बन सकती है ना। तो प्लेटिनम की सरफेस पे हाइड्रोजन और H+ यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन H+ एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, और एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, वहीं से हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट एंट्री कर गया, इट इज स्टैंडर्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका यूज क्या है, इसका यूज है इसके साथ में दूसरे हाफ सेल सेट करते जाओ, रीडिंग पढ़ते जाओ, वो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सेल का सेटअप आपको लगाना पड़ेगा, आप कैसे चेक कर लेते हैं जी। यहां अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने क्या काम किया, जिंक को SHE से जोड़ दिया, जिंक लिया, जिंक सल्फेट में डाला, SHE ऑलरेडी बनाया था बच्चे, मतलब दिमाग में जानी चाहिए बात, तब आएगा मजा। दोनों को कनेक्ट कर दिया, हम लेबोरेटरी में खड़े हैं, लेबोरेटरी में निडल का डिफ्लेक्शन जिस तरफ हो गया, हमने कहा जी ये कैथोड अनाउंस कर दो, कल भी बताया था। मुझे नहीं पता जिंक का एसआरपी क्या, एसओपी क्या, मुझे नहीं पता, मुझे हाइड्रोजन का पता था क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेल था, उसका 0 है। सुन पा रहे हो क्या, आपको एग्जैक्टली बात पता चल रही है कि हम चाहते क्या है। मैंने क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का फॉर्मेशन करना है। तो मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में डाला और एक तरफ SHE लगा दिया, दोनों को कलेक्ट कर दिया प्राइमरी सर्किट सेकेंडरी सर्किट से। मैंने जो निडल का डिफ्लेक्शन था उसको देखकर पता लगा लिया क्या कि कैथोड कौन है, और जैसे ही मुझे पता चला कि निडल के डिफ्लेक्शन से इधर वाला साइड कैथोड हुए जा रहा है, क्लियर, तो मैंने लिखा ई सेल स्टैंडर्ड, ई कैथोड, ई एनोड। मैंने कल भी बताया था इसको SRPs लिख लेना। रीडिंग मेरे पास 0.76 वोल्ट आई हुई थी इसमें। ई कैथोड ये हाइड्रोजन था, मुझे जिंक निकालना था, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, ये माइनस इधर पहुंच गया, तो माइनस 0.76 मेरे पास आंसर आ गया। जो ई सेल था ना बच्चे, जो ई सेल था, वो तो रीडिंग से पढ़कर पता चलेगा ना मुझे, कौन सी रीडिंग, जो ये वोल्टमीटर में आ रही है।
ऐसे मान लो कॉपर जोड़ लूं तो रीडिंग 0.34 आ जाएगी। अगर मैं इसमें कैडमियम डाल लूं, एल्यूमिनियम डाल लूं, मरकरी डाल लूं, गोल्ड डाल लूं, तो मेरी रीडिंग उसके हिसाब से चेंज होती जाएगी, जिसमें हाइड्रोजन का इटसेल्फ कंट्रीब्यूशन 0 होएगा। बस मैं सिर्फ निडल का डिफ्लेक्शन देखता जाऊंगा लेबोरेटरी में बैठकर, जिस साइड निडल जा रही है उसको एनोड डिक्लेयर कर, कैथोड डिक्लेयर कर दूंगा, दूसरे वाले को एनोड। अपने फॉर्मूले में ई सेल में रीडिंग वाला लिखूंगा और कैथोड एनोड मैं निडल के डिफ्लेक्शन से पता लगा लूंगा। इनमें से एक अननोन होएगा ऑलवेज, इसमें से एक वैल्यू ऑलवेज क्या होएगी, अननोन। और ये ऑलवेज कहां से आएगा, रीडिंग देखकर। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। गॉट इट। चलो अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहली बात तो सारे बच्चों को पता ही है, ये किसी भी सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये किसी भी सेल का स्टैंडर्ड कंडीशन में ई सेल नॉट सेल वोल्टेज निकालने में हेल्प कर रहा है। ई कैथोड माइनस ई नोड, अगर एसओपी लिखी हो तो एनोड माइनस कैथोड, साइन ही बदलेगा, साइन ही बदलेगा। क्लियर। फिर प्रिडिक्शन अबाउट द रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड एक्टिविटी ऑफ मेटल एंड एनोडिक कैथोडिक वर्क, कौन एनोड काम कर रहा है, कौन कैथोड काम कर रहा है। क्लियर। थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। सबसे पहले एसआरपी पे नजर मारना, सबसे पहले एसआरपी पे नजर मारना। एसआरपी अगर कम है, अगर एसआरपी कम है, तुम तो एस ब्लॉक पढ़ चुके हो, तुम्हारे लिए तो बहुत बढ़िया तरीका है। लो जी, जिन बच्चों को पढ़ाया था उन्होंने एस ब्लॉक पढ़ा नहीं था तब ले रब से कहना बताया था ना, ले रब से कहना, क्योंकि लिथियम का ई नोट माइनस 3.04 वोल्ट था। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। और आपने कभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन द रेडॉक्स चैप्टर एज वेल एज इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखी हो, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम ही है, क्योंकि उसका ई नोट क्या है, -3.04 या 03 वोल्ट है। तो जिसका नेगेटिव में जितना कम हो गया, वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज वेरी गुड रिएक्टिव मेटल। और जितना ज्यादा हो गया प्लस में, उसका उतना बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इससे बढ़िया एग्जांपल नहीं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, HNO3 एटसेट्रा, इनके सबके प्लस प्लस में ई नोट है। कौन कैथोड कर रहा है, कौन एनोड काम कर रहा है। कहते जी दो का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। दो का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। दो का कंपैरिजन करना पड़ेगा, ध्यान से सुनोगे मेरी बात को। हिल क्यों नहीं रहा भाई ये क्रैश करेगा क्या, नहीं बच गया। चलो कोई नहीं, बच्चे देखना। ई नोट ई नोट ई नोट ई नोट, पहले तो इनके सबस्क्रिप्ट पे नजर मारो। +2 0, +2 0, +1 0, +3 0। अब इनकी वैल्यूज पे नजर मारो। फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, सभी लोग पार्टिसिपेट करना। सबसे पहला क्वेश्चन ज्योत्सना क्लास में बेटा, बच्चे बताना, अगर मैं जिंक को कॉपर से जोड़ दूं, विच वर्क्स एज एनोड। ज्यादा गलत होएगा बोल देना जो फिर भी। ना 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 ना, अब अभी मैंने बताया था ज्योत्सना क्या, कि अगर मेरे पास दो वैल्यूज हैं जो कम है, जिसका एसआरपी कम है, लेस है, दैट वर्क्स एज द एनोड। क्लियर। अब वापस पूछ रहा हूं, मैंने जिंक और कॉपर का एक कपल बनाकर कंप्लीट, जिंक और कॉपर का कंप्लीट कपल बनाकर एक सेल बना दिया, विच वर्क्स। अब प्रैक्टिकल लैब से बाहर आ गए हैं ज्योत्सना हम लोग, अब बताना है हु वर्क्स एज एनोड। जिंक है ना, ये परफेक्ट आंसर आ गया। चलो अब ज्योत्सना की जगह पे हम पहुंचते हैं कि गुरलीन के पास। गुरलीन बेटा, अगर मैं सिल्वर और एल्यूमिनियम आपस में कनेक्ट कर दूं, विच वर्क्स एज एनोड। एल्यूमिनियम, क्योंकि वो माइनस जा रहा है। ठीक है, नाउ अब मैं बोल रहा हूं कॉपर को सिल्वर से जोड़ दिया, कॉपर को सिल्वर से जोड़ दिया, सेकंड थर्ड मतलब। दीपांशी बताएगी। कॉपर वर्क्स एज एनोड, ठीक है परफेक्ट।
हाँ हाँ हाँ, एग्रीड एग्रीड। ठीक है, तो एनोड कैथोड का पता लगाना आसान हो गया। अब मैं एक रिव्यू दे देता हूँ। अगर दो कनेक्ट किए दोनों प्लस हो तो लेस वाला, दो कनेक्ट किए एक माइनस हो एक प्लस हो तो माइनस वाला, दो कनेक्ट किए एक जीरो एक प्लस हो तो जीरो वाला। क्लियर? क्या काम करेगा? एनोड। एनोड मतलब उस पर ऑक्सीडेशन होएगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेज, इट मीन वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो गलत क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है जिसका ई नोट कम हो। क्या अब बात दिमाग में सेट हुई? विच वर्क्स एज एनोड एंड विच वर्क्स एज कैथोड? और एक बार कैथोड एनोड पता चल जाए, देखो उसके बाद तो ढेरों क्वेश्चन खुल गए। उसके बाद ढेरों क्वेश्चन क्या खुल गए? देखो जी, ढेरों क्वेश्चन ये खुल गए कि मुझे इस कपल को सेट करना है, मुझे इस कपल को सेट करना है, और इस पूरे सेट के अंदर मुझे ई नोट निकालना है। बच्चे कहेंगे हमें पता चल गया कि ये एनोड था, ये कैथोड था, ई सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस एनोड, आंसर आ जाएगा। 1.1 वो हमने देखा था, डेनियल सेल का था, एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल परफेक्ट जिंक कॉपर कपल वर्क्स एज द डेनियल सेल। तो मेरे ख्याल में आपके दिमाग में ये बात एंटर कर गई है। सबसे पहले आपको सबस्क्रिप्ट पे नजर मारनी है। अगर वो एसआरपी है, इफ दैट इज अ एसआरपी, देन आपका कंफर्मेशन कॉल पक्का है अब तो, क्या कि जिसका ई नोट कम है दैट वर्क्स एज एनोड। अब मेटल एज अ स्टोरेज कंटेनर, बात सिंपल है, एक्टिव मेटल कभी भी स्टोरेज कंटेनर यूज हो ही नहीं सकते। मैं यहाँ बच्चों को एग्जांपल दिया करता हूँ, राजा महाराजा चांदी के बर्तनों में खाना खाया करते थे। अब चांदी के बर्तनों में वो रिच दिखने के लिए थोड़ी खाते थे, चांदी के बर्तनों में, क्योंकि चांदी सोना पता है क्या है, रिएक्टिव कम है। क्यों? क्योंकि इनके ई नोट क्या है, प्लस है। तो अगर कोई कॉपर में जिंक सल्फेट रखेगा, आपने कहा रखो ना, मना कौन कर रहा है, बिकॉज कॉपर इज लेस एक्टिव। कोई बोलता नहीं नहीं मैं तो जिंक में कॉपर सल्फेट रखूंगा, उसने कहा ना बिल्कुल नहीं, इसमें होल्स निकलाएंगे थोड़ी देर बाद, क्योंकि दोनों में रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी। तो मेरा कहना यह था, जिसका ई नोट प्लस है, जिसका ई नोट ज्यादा है, दैट कैन बी यूज्ड एज अ स्टोरेज कंटेनर। क्लियर है? चांदी सोने के बर्तनों में राजा महाराजा खाना खाते थे भाई, कारण क्या था उसका? उसका कारण था वो कहीं ना कहीं लेस रिएक्टिव मेटल, ताकि उसका फूड जो है वो रिएक्ट ना कर ले। और बाकी कॉन्सेप्ट पहले ये भी था कि चांदी सोने के बर्तनों में खाना खाओगे तो कुछ चांदी सोना अंदर भी जाएगा आपके, जो बेनिफिशियल है, जबकि ऐसा भूल जाओ, कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है जी। अब पांचवी बात पता ही क्या है? जिस मेटल का ई नेगेटिव है, आपके लिए बड़ा परफेक्ट लाइन है ये। एक चैप्टर आएगा हाइड्रोजन, एक चैप्टर आएगा हाइड्रोजन, वहां हम यही बात सीखने वाले हैं। metals which have the negative electrode potential when react with dilute acids, that mean releases hydrogen. Zinc with H2SO4, ZnSO4, hydrogen release होएगी। copper when react with H2SO4 never releases hydrogen, क्योंकि copper का ई नोट प्लस है। तो जिंक एंड हाइड्रोजन, विच वन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट? बच्चे कहते वैल्यू बताओ, मैंने कहा जिसकी -0.76 है, इसकी 0 हो गया, तो जिंक इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक ने H2SO4 के H+ को रिड्यूस कर दिया, लेकिन कॉपर H2SO4 H+ को रिड्यूस नहीं कर पाया। ठीक है जी। अब 12वीं क्लास की नॉन इक्वेशन यूं समझ के चलो, ट्रांजिट फेज थी, 11th 12th की ट्रांजिट फेज थी। 12वीं की किताब के अंदर भी, बुक के अंदर भी क्या दे रखा है, तुम्हारे नोट्स में भी तुम्हारे टीचर ने लिखवाया होगा, किसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, उसके मेजरमेंट को, कौन एनोड काम कर रहा है, कौन कैथोड काम कर रहा है, ई नोड ज्यादा हो तो क्या होएगा, कम हो तो क्या होएगा। अब मुझे अगर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे मैंने हेडिंग लिखी ना, जैसे मैंने हेडिंग लिखी ना, शायद कल भी आपसे बात हुई थी नॉन इक्वेशन के बारे में, क्या कि जब मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 m है, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 m है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज नॉट इक्वल टू 1 m, वो जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m हो, तो मुझे सेल वोल्टेज निकालना है। आपने कहा आसान है कि थोड़ा मैंने से नोड, मैंने कहा अगर 1 m ना हो, अगर 1 m ना हो तो फिर मुझे नॉन इक्वेशन को यूज करना पड़ता है। मतलब बात को सीखो, जैसे पीछे थी ना, हम हाइब्रिडेशन क्यों पढ़ रहे हैं, हम वीएससीबीटी क्यों पढ़ रहे हैं, हम एमओटी क्यों पढ़ रहे हैं, हम वीबीटी क्यों पढ़ रहे हैं, वजह क्या है, तो वैसे ही हम नॉन इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इज डिफरेंट फ्रॉम 1 m, then E cell is equals to E cathode minus anode is not useful formula to calculate the cell voltage। तो मुझे वहां
अब नॉन स्टैंडर्ड सेल वोल्टेज निकालने के लिए नॉन स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करना पड़ रहा है। लो जी, थर्मोडायनेमिक्स में एंट्री कर दी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, एल एन फॉर नेचुरल लॉग, क्लियर है। क्यू रिएक्शन क्वोशेंट, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, जब इक्विलिब्रियम नहीं आया, जब इक्विलिब्रियम नहीं स्टैब्लिश हुआ, तब आप क्यू बोलते हो उसको, रिएक्शन क्वोशेंट। आज सुबह पढ़ा रहा था बच्चों को। सो तो नहीं गए, दोपहर का टाइम है, मुझे तुम पे शक होने लग गया है। चलो अच्छी बात है। चलो जी, तो अब मेरे पास इति का था बच्चे का नाम ना, हाँ जी। अब तुमने एक से वापस लॉग आउट हो गई हो ना मुझे, है ना, दो में से एक में से। चलो ठीक है। और ये जो मैं बोले जा रहा हूँ ये तो सच में समझ में आता है कि सब बाउंसर लग रहे हैं। चलो ठीक है। और मतलब कुल मिला के इसको रिवीजन भी मान सकते हो अगर तुम पढ़े लिखे हो तो। पढ़े लिखे मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े लिखे, है ना। आगे बोलना शुरू करूं बच्चे मैं। अभी हमारा थर्ड डे है, कुछ टेंशन ना लो, कल किसी भी हालत में इसकी एंडिंग की तरफ बढ़ ही जाएंगे हम लोग। नाउ लिसन केयरफुली। डेल्टा जी नोट आर टी एल एन क्यू, डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई सेल, डेल्टा जी नोट की जगह पर माइनस एन एफ ई सेल नोट। मैंने इन जगहों पे वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद ये बन गया माइनस एन एफ ई सेल। अब अगर नीट की तैयारी में जा रहे हो, वैसे तुम बोर्ड की तैयारी भी साथ साथ में कर सकते हो। अगर मान लो वो तुम्हें बोल दे कि तुम्हें नस्ट इक्वेशन के डेरिवेशन को देना 2 नंबर के अंदर, तो तुम यहां से शुरू कर लेना। क्लियर। पहले तो कंडीशन बताना कि जब कॉन्सेंट्रेशन 1m से डिफरेंट हो तो इसकी नीड है हमें। फिर बोलना ये थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। क्यू बता देना रिएक्शन क्वोशिएंट है, नॉन इक्विलिब्रियम कोफिशिएंट, एल नेचुरल लोग है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, डेल्टा जी स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट इज द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, और डेल्टा जी इज द स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। अच्छा जी, मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइड बाय माइनस एन एफ कर दिया। देखो ना, मुझे तो ई चाहिए था ना बच्चे, मेरे को तो ई चाहिए था ना, तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन क्यू, नेचुरल लॉग क्यू। फिर मैंने इस नेचुरल लॉग की जगह पे 2.303, आप सब समझदार हो, सारे के सारे 12वीं में पढ़ रहे हो, अच्छा खासा टच है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के साथ, तो जो नेचुरल लॉग है उसकी जगह मैंने लिख दिया 2.303 log 10 बेस। तो ई सेल पड़ा रहा, ई सेल नोट ई के थोड़ा मैंने सी नोड वाला, आर टी के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2.303 का, 2.303 आर टी बाय एन एफ। अब इतना समझ लो कि टेम्परेचर तुम्हें 298 पुट करना है, आर तुम्हें 8.314 पुट करना है, एन अननोन है मतलब वेरिएबल है, एफ 96,500 पुट करना है, क्योंकि 9 कूलम भी एमकेएस है, केमिकल बॉन्डिंग में बताया था, 8.314 भी एमकेएस है, टेम्परेचर 298, इसमें कुछ एमकेएस सीजीएस होता नहीं तो फिक्स ही है केल्विन में। क्लियर ना। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझो कि जो तुम याद करके घूम रहे होते हो ना नस्ट इक्वेशन, E cell is equals to E cell not minus 0.0591, it is considerable at 298 Kelvin, it is considerable at 298 Kelvin। अगर कहीं पेपर में टेम्परेचर 500 केल्विन दे दिया तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ना होकर तुम्हें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा सब कुछ, ये समझ लेना बात को। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर अवेयर कर रहा हूं, 0.0591 when the temperature is mentioned as 298 और पेपर में दिया ही नहीं टेम्परेचर, तो मान के चलो रूम टेम्परेचर की बात कर रहा है। ये थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है जी। तो अगली बात क्या, ई सेल सारे बच्चों को पता है, पीछे कई बार निकाल चुके हैं, ई के थोड़ा मैंने सी नोड। अब जो बात मैं कहने वाला हूं ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मिक्स हो गया क्या, इक्विलिब्रियम चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर मिक्स हो गया। मैंने कहा जी जब मेरे पास Q इज इक्वल टू K हुआ, जब मेरे पास Q इज इक्वल टू K हुआ, ये कौन है भाई, when the reaction quotient non equilibrium coefficient किसके बराबर हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर। क्लियर। तो उस कंडीशन में डेल्टा जी
नॉन स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी जीरो हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। तो अब मेरे पास नया फॉर्मूला इक्विलिब्रियम आने पर ई सेल नॉट, ये तो जीरो ही हो गया बच्चे, ये तो जीरो ही हो गया बच्चे, ई सेल नॉट माइनस 0.0591 एट 298 केल्विन, log Q की जगह log K हो गया, ई सेल नॉट 0.059 बाय एन log K। इसका क्या करेंगे हम, इसका यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे। और आपको शायद पता हो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मुझे स्टैंडर्ड ई नोट दे देता है, जैसे अभी पीछे जिंक को ऊपर का दे रखा था, ये निकाल लिया, वहां 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ, ये निकाल लिया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इन दोनों का, फिर 0.059 का डिवाइड हो गया, उसका एंटीलॉग लोगे तो क्या निकलेगा, के निकलेगा, उसका एंटीलॉग लोगे तो क्या निकलेगा, के निकलेगा, अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो तो। ठीक है जी, फिर मैंने बच्चे को अप्लाई करके दिखा दिया ये सब। मैंने कहा जी मान लो डेनियल सेल आपके पास, मान लो आपके पास डेनियल सेल है, उसका ई नोड बच्चे ने भी बोला ही था कि थोड़े नोड माइनस करके 1.1, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज 2 का है, तो 1.1 से 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 0.059 का डिवाइड हुआ, log k इज इक्वल टू ये वैल्यू आ गया, और k बराबर एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ गया। इसको हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके 37.22 लिखा। फिर मैंने बच्चे को बताया कि जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो पावर बन जाती है, शायद आपको पता हो 37.22 का अगर आप एंटी लॉग निकालना चाहते हो तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, पावर, और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, अगर आपको थोड़ा सा लॉग की वैल्यूज याद है, log 2.3010 और एंटी लॉग ऑफ 0.3010 क्या हो जाएगा, 2, जिस log 2 का वैल्यू ये है और एंटी लॉग 0.30 वैल्यू का वैल्यू क्या आ गया, 2। तो अब थोड़ा सा सोचो, पॉइंट के बाद 2.22 है, तो अप्रोक्सीमेट क्या निकला है मेरे पास, 1.5 या 1.3 जो भी होएगा अप्रोक्सीमेट। वैसे तो ये पेपर में आपको दिया होएगा अगर एंटी लॉग का कोई क्वेश्चन आ गया तो, लेकिन इतना तो समझना पड़ेगा कि पॉइंट से पहले के डिजिट्स पावर बनते हैं। तो इस पूरे बोर्ड पे हमें क्या क्या सीखने को मिला, इस पूरे बोर्ड पे मुझे नॉन इक्वेशन सीखने को मिली। कहते जी क्यों सीख रहे हो, मैंने कहा जी कॉन्सेंट्रेशन जब 1m नहीं है, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन है। कहते जी फॉर्मूला बता दो, मैंने कहा डेल्ट, ये मेरे पास है ई सेल इज इक्वल ई सेल नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन log के क्यू, log क्यू, क्यू फॉर रिएक्शन क्वेश्चन नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन। कहते जी अगर मैं इसकी जगह के लिख लूं, मैंने कहा जी ई सेल नॉट इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन एन log के। तो कई सारे क्वेश्चन इस पूरे पेज से निकल आएंगे, कई सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। सभी को ये क्लियर हो गया बच्चे, किसी को कोई डाउट हो रोक कर पीछे ले जा सकता है मुझे वो बच्चा। नहीं ले जाना पीछे, चलो अगला टास्क हमारे पास क्या है, एक दो क्वेश्चन उठाए थे हमने अपनी बुक से, ये क्वेश्चंस आ रहे थे अलग अलग जगहों से, तो इसमें हम एक बार पीछे चलें तो पीछे में ऐसा कुछ मिला नहीं। चलो बच्चे पता है क्या है, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को अगर हम, किन्हीं भी दो इक्वेशंस को अगर हम, क्लियर, उसके लिए क्वेश्चन लेके आता हूं, शायद आप इसको समझ जाओ। ये लो जी, इस क्वेश्चन को देखो बच्चे, इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन के अंदर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, मेरे को दे रखा है Fe O4-2 Fe+3, इसका ई नोड दे दिया मुझे, Fe+3 Fe+2 में बदला, इसका ई नोड दे दिया मुझे, और मुझे आगे Fe+2 का Fe में कन्वर्जन, उसका ई नोड दे दिया। मेरे से कह रहा है आप ना FeO4-2 को Fe+2 में कन्वर्ट करने का ई नोट निकालो, यहां से यहां तक का। तो बच्चे एक दो स्मार्ट थे बहुत ज्यादा, कहते जी जोड़ दो, आंसर आ गया। मैंने उनको बताया थर्मोडायनेमिक्स में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, थर्मोडायनेमिक्स में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिव। वो कहते वो क्या होता है, मैंने कहा जिसका डिवीजन नहीं किया जा सकता, जिसको स्प्लिट नहीं किया जा सकता, जो नेचर पे डिपेंडेंट होता है, मास पे नहीं होता, उनमें ई नोट भी है, उनमें ई नोट भी है। तो ई नोट क्या वैल्यू हुई बच्चे, इंटेंसिव,
इंटेंसिव। तो इंटेंसिव वैल्यूज को आप डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। थर्मोडायनेमिक्स में एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज का डिवीजन नहीं कर सकते। तो अगर उस बच्चे ने मेरे को सजेशन दिया, उस बच्चे ने मुझे सजेशन दिया कि सर FeO4-2 से, फेरेट बोलते हैं जनरली इसको, ये मेरे पास FeO4 बेसिक मीडियम में बनता है, +6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द आयरन। ये डी ब्लॉक एलिमेंट में लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में एक। क्लियर, चलो वो बात अलग है, वहां पहुंचेंगे तो बता देंगे। तो उस बच्चे ने कहा सर देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जोड़ दो, आंसर आ गया। मैंने कहा नहीं, जो तुम्हारे पास डेंसिटी है, एमपी है, बीपी है, क्लियर, ऐसी मोलर हीट कैपेसिटी है, ऐसी स्पेसिफिक हीट है, वैसी ई नोट है, वैसी कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारी इंटेंसिव वैल्यूज है। ये सारी की सारी इंटेंसिव, इंटेंसिव जिसके स्प्लिट डिवीजन नहीं हो सकते। और नीचे आप चेक करो मैंने क्या लिखा है, ई सेल क्या है, इंटेंसिव, नेचर पे डिपेंडेंट है और मास से इंडिपेंडेंट है। नेचर पे डिपेंडेंट है और मास से इंडिपेंडेंट है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मुझे ये तो बताओ मैं वैल्यू कैसे निकालूं। मैंने कहा थोड़ा थर्मो में फिर चलते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ई इंटरनल एनर्जी, जिसको तुम यू लिख सकते हो, जी गिब्स फ्री एनर्जी, एस एंट्रोपी, एच एंथैल्पी, ये चार ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो जोड़ने से जुड़ती हैं और घटाने से घटती हैं। मतलब कैसी हैं, एक्सटेंसिव, जोड़ने से जुड़ती है और घटाने से घटती है, इनको बोलते हैं एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव वैल्यू को समझो, मास, मास के बारे में क्या सोचते हो, एक्सटेंसिव इंटेंसिव। मास के टुकड़े हो जाएंगे बच्चे, तुम्हारे पास 1 किलो चीनी है, अगर 2 लोगों में बांट दो कम हो गई, टुकड़े हो गए ना। तुम्हारे कमरे का टेम्परेचर अभी मान लो 10 डिग्री है जहां तुम बैठे हो, इसके 2 टुकड़े कर दो, एक पार्टीशन डाल दो बीच में, तो क्या दोनों तरफ 5-5 हो गया। तो इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव। जो टुकड़े नहीं हुए वो इंटेंसिव, टुकड़े हो गए वो एक्सटेंसिव। एक्सटेंशन हो सके जिसमें, एक्सटेंशन वो एक्सटेंसिव, जिसमें एक्सटेंशन ना हो सके वो इंटेंसिव। अब यूं समझो, तुम्हारे कमरे का प्रेशर 1 atm है, तुम्हारे कमरे का प्रेशर 1 atm है, तुमने 4 टुकड़े कर दिए और सब जगह 0.25 हो गया, इज इट। ऐसा होता नहीं ना, तो प्रेशर क्या हुआ, इंटेंसिव। उसी तरीके से हमारा जो सेल पोटेंशियल है, ई नॉट है, ई है, ये कैसी वैल्यूज है बच्चे, इंटेंसिव। तो बच्चे कहते अब कैलकुलेशन कैसे करें ये तो बता दो। मैंने कहा जी आओ मेरे साथ, कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं, यहां जाओ मेरे साथ तसल्ली से। ये लो जी, FeO4-2 Fe+3 में बदला, डेल्टा G1 निकाला, माइनस NF ई सेल नोट लिख लिया। इसका n कितना है वो यहां से डेल्टा ON आपको सिखाया था निकालना, यहाँ डेल्टा ON सिखाया था आपको निकालना, यहाँ 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 आ जाएंगे वो। अब आपको पता है इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, एडिशन ऑफ दीज टू दीज टू दीज टू, तो मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगी बच्चे। तो अब उसने कहा जी मेरे पास फाइनल इक्वेशन पता क्या आ गई है, फाइनल इक्वेशन पता क्या आ गई है, डेल्टा G3 इज इक्वल टू, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। मैंने कहा जी ठीक है बिल्कुल, इधर आ जाओ आप, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट कर दी, हाँ पुट कर दी, माइनस N3Fe3 नॉट माइनस N1Fe1 नॉट प्लस माइनस N2Fe2 नॉट। कहते अब क्या करें, मैंने कहा जी सबके एफ 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 कॉमन आकर कैंसिल हो गए, माइनस माइनस सबके कैंसिल हो गए, तो आपके पास एग्जैक्टली क्या बचा, N3 E नॉट E3 नॉट, N1 E1 नॉट और N2 E2 नॉट। अब क्या करें, N1 E1 N2 E2 में E3 का डिवाइड, N3 का डिवाइड करो, सीधा E3 निकल आएगा। तो अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली समझ गए तो यहां जाओ वापिस, यहां कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 3 का, यहां कितने का हुआ, 1 का, यहां कितने का हुआ भाई, 4 का। तो अगर आप मेरे को एग्जैक्टली सुन पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इस फॉर्मूले के अंदर यहां 4 आना है, यहां 3 आना है, यहां 1 आना है और वैल्यूज आनी है, बस आंसर आ जाएगा सीधा।
बच्चे कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, मैंने कहा तुम्हें फाइनल फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए। ये जो ट्रीटमेंट करवाया इतना लंबा चौड़ा, ये तो डिस्कशन जब रेगुलर में 10-10 दिन 8-8 9-9 दिन मिल रहे हैं तब ये डिस्कशन हम कर रहे होते हैं, वो भी मैंने आपसे कर लिया। लिखने में टाइम बहुत चला जाता, लिखे लिखाए को समझाने में थोड़ा सा हमारा टाइम बच गया और आप ज्यादा सीख पाए और ज्यादा लर्न कर पाए और ज्यादा चीजों तक पहुंच पाए। देख लेते हैं जी 1.84 ये पढ़ा जी, ये रहा बेटा, ठीक है। थोड़ी आवाज तुम्हारी कम आ रही है ना। अगला पेज ले लूं बच्चे मैं, अगर ये समझ गए तो। चलो फिर ऐसे ढेरों क्वेश्चंस आए, उनको अप्लाई कर करके सीखा। क्लियर। ये कंसंट्रेशन देखो 4 × 10⁻⁻⁴ है, ये 0.2 है। बस वहां बच्चों को मैंने उनको अप्लाई करना सिखाया कि कैसे मैं जिंक +2 वगैरह को अप्लाई करता हूं, ये मैंने अप्लाई करना सिखाया। देखो ना, जैसे इसको देखना होता है सबसे पहले, फिर इसको देखना होता है, इससे क्या निकालना होता है, ई सेल नोट निकालना होता है, ये वाला, ये निकाल लिया हमने, वो यहाँ लगा दोगे, फिर माइनस का साइन है, फिर इस पूरे प्रोसेस में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है 2 का, वो यहाँ लिख दोगे। फिर जिंक +2 की जगह 4 × 10⁻⁻2 लिख दोगे, -4 लिख दोगे। फिर कैडमियम की जगह 0.2 लिख दोगे। तो अप्लाई करना सीखना है मैंने तो। और इस क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी थी, ई सेल निकालो, डेल्टा जी निकालो। मैंने कहा ई सेल निकालने के बाद डेल्टा जी निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क थोड़ी है, तो आसानी से निकल आएगा। सेल रिएक्शन लिखना तो सीख गए ना आप, सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। जो नेगेटिव है, जिसका एसआरपी नेगेटिव है, जिसका एसआरपी नेगेटिव है वो एनोड है, तो एनोड शुड बी ऑक्सीडाइज, कैथोड शुड बी रिड्यूस, एनोड शुड बी ऑक्सीडाइज, कैथोड शुड बी रिड्यूस, एनोड शुड बी ऑक्सीडाइज, कैथोड शुड बी रिड्यूस। बस वही प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट किया और जो सॉलिड थे वो इग्नोर हो गए, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर। अब कुछ छोटी मोटी बातें पता किसको लेकर रहेंगी, इनके ग्राफिकल आइडियाज को लेकर। कहते जी डेनियल सेल का नस्ट इक्वेशन लिखो। मैंने कहा जी ई सेल नॉट -0.0591 लोग जिंक +2 कॉपर +2। शायद आपको पता हो जिंक ऑक्सीडाइज होएगा, कॉपर रिड्यूस होएगा। क्यों होएगा समझ में आ गई बात, क्योंकि जिंक का ई नोट माइनस है और कॉपर का ई नोट प्लस है। कोई ठीक है जी। अब अगर मैं इस इक्वेशन पे नजर मारूं, ध्यान से देखना बच्चे, ई सेल नॉट, तो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है किसके बीच, ई सेल के बीच और लोग जिंक +2 कॉपर +2 के बीच। तो मैंने एक तो टारगेट ये ले लिया, दूसरा टारगेट ये ले लिया, बचा कौन, ई सेल नॉट, ही तो फिक्स वैल्यू है, तो ये इंटरसेप्ट बन गया। ये तो फिक्स वैल्यू है 1.1, बच्चे ने बताई थी थोड़ी देर पहले मेरे को जिंक कॉपर के लिए, तो ये तो फिक्स हो गया 1.1 वोल्ट हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर मैं जिंक की और कॉपर +2 में से मतलब इस वैल्यू को बढ़ाऊं, जिंक +2 कॉपर +2 की वैल्यू को बढ़ाऊं, गोली मारो यार, आपको कॉपर को कांस्टेंट रखो, जिंक को बढ़ाओ, चलो कॉपर को कांस्टेंट रखो, जिंक को बढ़ाओ, तो ये वाला रेशियो बढ़ता चला गया। इससे फर्क क्या पड़ा, इससे कम 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 और कम और कम और कम होता चला गया, अगर आप सुन पा रहे हो तो। क्लियर। और अगर इसकी जगह पे मैं जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना शुरू कर दूं, जिंक की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना शुरू कर दूं, तो इससे हमारा ई सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसे आप कॉपर के बारे में सोच सकते हो, कंफ्यूजन है तो वापस डिस्कशन कर सकते हो। यहां जानबूझकर जो पेपर सेटर था उसने कॉपर ऊपर जिंक नीचे कर दिया, तो हमारा माइनस प्लस बन गया। अगर आप समझ रहे हो तो अच्छी बात, नहीं समझ रहे तो मैं कोशिश कर लेता हूं जी। ये ई सेल लिखा, ये ई सेल नॉट लिखा या माइनस लिखा, 0.0591 अपॉन एन लिखा, लोग जिंक +2 लिखा, कॉपर +2 लिख दिया, या ई सेल लिख दिया बेटा, ये ई सेल नॉट लिख दिया।
जो फिक्स ही रहेगा। ये प्लस लिख दिया, 0.0591 अपॉन 2 n लिख दिया, लोग कॉपर +2 और जिंक +2 लिख दिया सेम रिएक्शन के लिए। क्या आप समझ पाए? डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना, ये उल्टे हुए जब तो माइनस प्लस और प्लस माइनस हो गया, तो उसके फिर ग्राफ सोचने हैं, ढेरों क्वेश्चन बन जाएंगे, बल्क ऑफ क्वेश्चन। लो जी, एक छोटी सी बात और, जिसको बोलते हो कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल का बस फंडा याद रखना है कि इसमें कैथोड कौन है, एनोड कौन है, फिर सारी चीजें अपने आप ही वर्ड टू वर्ड आपके दिमाग में एंटर कर जाएंगी। वो एक बहुत बड़ा पोर्शन आपके इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बल्क पोर्शन था इसका, बल्क पोर्शन। सुनो, मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल के बारे में बता रहा हूं, बच्चे ध्यान से सुनना। कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब पता है क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन सेल का मतलब पता है क्या हुआ? वो सेल जिसमें इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों 100% सेम हो, बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो। एक बार फिर, concentration cells are those electrochemical cells. Concentration cells are those electrochemical cells which have same electrodes and same electrolytes with different concentrations. With different concentrations. With different concentrations. तो आपने क्या गेम खेला? एक का नाम रखा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरे का नाम रखा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। एक का नाम रखा इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरे का नाम रखा इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। और जो आपका इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है उसमें इलेक्ट्रोड का मास डिफरेंट होएगा, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन अलग होएगी। और ज्यादा फेमस कौन सा है? वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल की डेफिनेशन वापस बताऊं या दिमाग में उतरी है? वो सेल या वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनके अंदर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट दोनों सेम हो बट कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो। इनकी दो कैटेगरीज आ गई मेरे पास। एक है इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल। जब इलेक्ट्रोड कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो इलेक्ट्रोड का मास अलग है, जो ज्यादा फेमस नहीं है, ज्यादा यूज में नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल में कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिफरेंट। अब सुनो, इधर जिंक जिंक सल्फेट में एग्जांपल ले रहा हूं, इधर कॉपर वो भी जिंक जिंक सल्फेट, दोनों तरफ जिंक और दोनों तरफ ही जिंक सल्फेट, जिंक इन जिंक सल्फेट, जिंक इन जिंक सल्फेट, दोनों को कनेक्ट कर दिया। वही मेटेलिक वायर वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, वही सोल्ट ब्रिज। अब सोचो इसका ई सेल लोड तो जीरो ही होएगा, क्योंकि एक कैथोड एक एनोड है। लेकिन वैल्यू तो ऐसे लिखोगे ना बच्चे, जो आपके पास एसआरपी लिखना है, ई कैथोड ई एनोड -0.76 -0.76, क्या आ जाएगा? 0। तुम सो गए लगता है। ई सेल नॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल तो 0 हो गया, ई सेल नॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन सेल तो 0 हो गया। ये देखो, अब लड़ाई पता क्या चल रही है, किसको कैथोड बोलूं किसको एनोड बोलूं। तो वैसे तो मैं बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं, आपके यहाँ थोड़ा स्पेस कम होता है, तो मैं बता ही देता हूं सीधा कि जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दैट शुड बी वर्क्स एज द कैथोड। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है दैट शुड बी वर्क्स एज द कैथोड। ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा? वजह क्या है? कॉन्सेप्चुअल रीजन क्या है? ना मैथमेटिकल रीजन नहीं, कॉन्सेप्चुअल बताना है। आपकी बात इसके बाद, मैं आपने बोला मैं 100% समझ गया आप जो बोल रहे हो, 100% समझ गया दिशा आपकी बात में। मुझे कॉन्सेप्चुअल वजह बताओ कि व्हाट इज अ लॉजिक। अच्छा सुनो, कैथोड साइड में रिडक्शन होता है बेटा, अगर उस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हुई, मतलब केटाइन ज्यादा हुए, तो इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? है ना। एनोड इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इलेक्ट्रॉन डोनर है,
और कैथोड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अगर उस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ही ज्यादा नहीं हुई तो हु विल बी द एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन? सेल काम करना बंद कर देगा। दैट्स वाई conceptually in the cathodic compartment concentration of the cation should be higher. That's why cell should work, मतलब सेल काम करना चाहिए, इसीलिए कैथोडिक साइड में cation की concentration ज्यादा होनी ही चाहिए। हाँ, बाकी आपने जो मैथमेटिकली बोला था ना, वो एक्सेप्टेबल है, मुझे 100% एक्सेप्टेबल है। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे? ई सेल नोट माइनस 0.0591 log C1 बाय, वो जो मैथमेटिकली आ रहा है। अगर ई सेल पॉजिटिव नहीं आएगा तो फिर डेल्टा जी नेगेटिव नहीं आएगा। वो कंसेप्चुअली आपकी बात को मैं 100% एग्री कर रहा हूँ। इसको लिखने का स्टाइल समझ गए बच्चे? वही कैथोड है, वही एनोड है, जिंक की ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक की रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग थी इसलिए ऐसी हरकत हुई है। जिंक की ऑक्सीडाइज कर रहा है, जिंक की रिड्यूस कर रहा है। तो जो ऑक्सीडाइज किया वो एनोड है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, और जो रिड्यूस कर रहा है जिंक प्लस टू जिंक वो कैथोड है और उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। अगर आप समझ गए तो अब सीधे पीएच के फॉर्मूले पे चले। पीएच को तो बच्चे ना मैं फॉर्मूला डिराइव कराता हूँ, लॉन्ग क्लास चलती है जब 10-10 12-12, क्लियर। बस आप इतना फॉर्मूला याद कर लो, इसका तो इसमें तो मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। अगर आपको एसओपी दे रखा हो तो डिवाइडेड बाय 0.0591, और अगर आपको एसआरपी दे रखा हो तो माइनस ई सेल डिवाइडेड बाय 0.0591, क्योंकि ई सेल बाय डिफॉल्ट माइनस 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 अपने प्लस हो जाना है। ये फॉर्मूले याद कर लेना, कहीं साइड में लिख के देख लो। और मैं बच्चों को ऑलवेज बोलता हूँ, जब फिजिकल केमिस्ट्री चल रही हो तो कोशिश करो मेडिकल के स्टूडेंट्स अपने कॉपी में फॉर्मूलों का कलेक्शन कर लें एक। और आज हमारे पास बड़ा हाई लेवल के टॉपिक्स हुए जिसका नाम था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और क्वेश्चन निकालने शुरू करोगे वैरायटी 15 निकलेंगी, 15 टाइप क्वेश्चन, चाहे आप 1500 बना लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लो भाई, शुरू हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। शुरू करें भाई इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पोर्शन देखो, पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, फिर इलेक्ट्रोलाइसिस है, तीसरा पार्ट वो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी है, चौथा पोर्शन इसके अंदर कोरोजन है, और पांचवा पोर्शन इसके अंदर सेल है। बहुत लंबा चैप्टर है। और 12वीं का सिलेबस देखोगे तो मैक्सिमम चीजें उड़ा दी उन्होंने इस साल के लिए, आपने देखा होगा ना। अगर तुम कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो तुमने ये पढ़ा होगा, सिर्फ 12वीं की तैयारी कर रहे होगे तो फिर काफी चीजें गायब हो गई थी। सुनो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइसिस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना, बता दिया था वेरी फर्स्ट डे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे, डेल्टा जी पॉजिटिव है, मतलब इसमें एक्सटर्नल एजेंसी लगा के रखनी पड़ेगी। जिस नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे जिस इलेक्ट्रोड को, वो कैथोड है और दूसरा एनोड है, अपोजिट हो गया सब प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को समझाने के लिए मेरे पास दो डिफरेंट लॉज हैं, फैराडेज फर्स्ट, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ में इसने बड़ी सिंपल सी बात बोली है, कहते जी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जितना चार्ज 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 पास कराते जाओगे उतना मेटल या फिर नॉन मेटल, मेटल डिपॉजिट होएगा, नॉन मेटल डिस्चार्ज हो जाएगा। कैथोड एनोड रेस्पेक्टिवली, अगर कोई कैटायन है कैथोड पे, एनायन एनोड पे डिस्चार्ज हो जाएगा। तो मोर चार्ज मोर चार्ज मोर चार्ज मोर चार्ज मोर डिपोजिशन, सिंपल। तो उसको पहले लिखा उसने W डायरेक्टली टू Q, फिर लिखा W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड जो चैप्टर का नाम है वही इसका नाम है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और जेड का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, वैसे मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और आप सारे समझदार बच्चे हो, आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू अगर पता करना हो, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को करने में सबसे बड़ा सरदर्द यही बनता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ही सबसे बड़ा सरदर्द बनता है। तो ये कौन है भाई? ये इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। वैसे यूनिट मिला लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, W/IT, मास बाय चार्ज,
बच्चे जेड बराबर क्या, डब्ल्यू बाई आई टी, मास बाय चार्ज। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? डब्ल्यू बाई आई टी मास बाय चार्ज, तो जेड की यूनिट क्या होगी, मास बाय चार्ज। इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फेराडेज। अगर इसको ऐसे लिखने में इंटरेस्टेड नहीं हो तो भाई मोलिकुलर वेट एनएफ, मोलिकुलर वेट एनएफ। गलती से भी मिस मत कर देना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और आप सब अच्छे बच्चे हो, टिक कर बैठे रहते हो और सुनते हो खासकर, और जवाब भी देते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया काम है ये। जेड इक्विवेलेंट वेट बाय एफ है, मोलिकुलर वेट बाय एन एफ है। और जब इतना बात पता चल गई तो बस फॉर्मूले फॉर्मूले हमारे पास बनने लग गए। सबसे पहले W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू जेड आई टी, W इज इक्वल टू जेड आई टी पता चल गया होगा आपको। दूसरा फॉर्मूला जेड की वैल्यू पुट करके, दूसरा फॉर्मूला जेड की वैल्यू पुट करके, अगर आप सुन पा रहे हो समझ पा रहे हो, जेड की वैल्यू क्या पुट कर दी, एम डब्ल्यू बाय एन एफ, एम डब्ल्यू बाय एन एफ आई टी। और शायद आपको पता हो मास बाय मोलिकुलर वेट, तो ये मास है, नीचे मोलिकुलर वेट का डिवाइड, क्या बन गए मोल, और मोल का फॉर्मूला फिक्स हो गया आईटी बाय एनएफ। सीधे गए कैलकुलेट द मोल्स, सीधा फॉर्मूला लगाओ आईटी बाय एनएफ। सर ये एन कौन है, मान लो जिंक प्लस टू जिंक में बदला तो 2 है, कॉपर प्लस टू कॉपर में बदला तो 2 है। और अगर के एम एन ओ 4, तभी कहा था रेडॉक्स ढंग से सीखो, और आपने सीखा भी। तो यहाँ +7 है, यहाँ +2 है, तो यहाँ एन का वैल्यू 5 है। हे महान जनता, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? एन कौन है, आई करंट है, टी टाइम है, एन वो भी जो बताया था एन फैक्टर है, एफ फेराडेज है। ठीक है जी। तो मोल निकालने हो तो आई टी बाई एन एफ, मास निकालना हो सिंपल जेड आई टी, जेड को हम पुट कर लेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां हमें यहां हमें यहां हमें सेकंड लो। ओ इतिका लड़ाई मत करो, इतिका तो अच्छी सिंगर बन सकती है, वो रैप सिंगर टाइप से ना, इतनी फास्ट फास्ट बोल रही थी। इसके आगे बढ़ू बच्चे में, सेकंड लो फेराडेज में क्या कह रहा है भाई साहब, कह रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा सेल, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्ट कर दो, जोड़ दिए जी। समय सेम टाइम सेम टाइम सेम करंट, सेम टाइम सेम करंट फ्लो करते जाओ, आईटी 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 आईटी, सेम टाइम है सेम करंट है तो सेम चार्ज फ्लो कर दिया। पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा AgNO3, तीसरा मर्क्यूरी क्लोराइड। मैंने कहा जी डिपोजिशन निकालो, किटायन के थोड़, किटायन के थोड़, किटायन के थोड़, तो फॉर्मूला लगाया W, W1 मोलिकुलर वेट आईटी बाय एनएफ, मास इज इक्वल टू सेकंड केस में मोलिकुलर वेट आईटी बाय एनएफ, तीसरे केस में मोलिकुलर वेट आईटी बाय एनएफ। चार्ज सब में सेम था, कैंसल कैंसल कैंसल, एफ भी कैंसल कैंसल कैंसल, तो क्या बचा, मोलिकुलर वेट बाय एन, मोलिकुलर वेट बाय एन, मोलिकुलर वेट बाय एन। तो क्या सब में सेम डिपोजिशन हुआ? उसने कहा अगर इक्विवेलेंट वेट सेम है सेम डिपोजिशन हुआ, अगर इक्विवेलेंट वेट अलग है तो अलग अलग डिपोजिशन हुआ। तो कुल मिला के सेकेंड लॉ का कंक्लूजन क्या निकला? पहले लॉ का कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करोगे उतना ज्यादा डिपोजिशन होएगा। और दूसरे का कंक्लूजन मेरे पास क्या निकला कि अगर मेरे पास 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो जो डिपोजिशन होता है वो इक्विवेलेंट वेट से कंट्रोल होता है, मोर इक्विवेलेंट वेट मोर डिपोजिशन। ठीक है जी, ज्यादा इक्विवेलेंट वेट होएगा ज्यादा डिपोजिशन होएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ये चैप्टर ही बहुत अच्छा है, बल्क ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। और कोशिश करना भी तीसरे दिन में हमने मैक्सिमम कवरेज कर लिया है चैप्टर का ना, और कल मोस्ट प्रोबेबली इसको एंड भी कर देंगे। तो कोशिश करो इसके क्वेश्चन कर लो, जो तुम्हारे पास क्वेश्चन आए हुए ना हमारे हेलिक्स की तरफ से, वो कर लो। बोलो बेटा। यही रेडॉक्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनवायरमेंटल, एनवायरमेंटल भी साथ में है, उसको हम लास्ट वाले डे पे ना 15-20 मिनट पढ़ेंगे। जो बहुत ज्यादा खतरनाक टाइप की बातें होंगी, जिसको लगता है कि वो कुछ डल सकता है अगर सिलेबस में रहा ये चैप्टर तो।
हाँ जी, ये था क्वालिटेटिव, जिसके ढेरों क्वेश्चन आपके पास मिल सकते हैं। अब है क्वांटिटेटिव। अब है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के बाद क्वांटिटेटिव। उल्टा उल्टा उल्टा। अभी तक क्वांटिटेटिव कर रहे थे, कितना मास निकला, W बराबर ZIT। दूसरा निकला W डायरेक्टली टू E। अब मैं पता लगाऊंगा कौन कहाँ डिपॉजिट हुआ, मतलब अगर Ag आया, ऑक्सीजन निकली, क्लोरीन निकली, तो ये सब कहाँ कहाँ कैसे कैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, उस पूरे फंडामेंटल को सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा फोकस करना बच्चे। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सीख रहे हो। इलेक्ट्रोलाइसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सीख रहे हो। सुनो जी, क्वालिटी मतलब कौन प्रोडक्ट डिपॉजिट डिस्चार्ज हुआ। व्हाट इज द मैकेनिज्म? कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड, एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिडक्शन हो गया। एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीडेशन हो गया। और मैंने यहाँ एक बच्चों को बात बताई, मैंने कहा अगर एनोड है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इधर इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, दोनों में एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होता है। तो यहां भी एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। यहां भी एनोड पे क्या हो रहा है बच्चे? ऑक्सीडेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कहते जी प्राइमरी चेंज, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज, और जब वो फाइनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। जब भी कभी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो तो उसको बोलते हैं प्राइमरी चेंज। और उसके बाद कोई भी एलिमेंट अगर कंपाउंड बना पाए, मान लो एलिमेंटल फॉर्म में स्टेबल हो तो पंगा ही नहीं है, लेकिन अगर वो कंपाउंड फॉर्म में स्टेबल और वो बन जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रोलाइसिस में। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मेटलर्जी में पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में, एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कॉपर है जैसे मान लो, सिल्वर है मान लो, तो वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या हुआ? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में है डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल बच्चों को अगर कम समझ में आए तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं, ये एक्चुअल में ना डिस्चार्ज होने के लिए वर्क डन है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, अगर डिस्चार्ज होने के लिए वर्क डन ज्यादा है तो डिस्चार्ज नहीं होएगा। तो यही कह रहा हूं, इफ द डिस्चार्ज पोटेंशियल इज मोर, अगर किसी एलिमेंट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, अगर किसी एलिमेंट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है तो डिस्चार्ज नहीं होएगा, या कम होएगा, या बाद में होएगा, उसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसी कॉन्सेंट्रेशन आगे बताऊंगा एग्जांपल में, ऐसी ओवर वोल्टेज जो हाइड्रोक्साइड में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड में से रूल के अकॉर्डिंगली हाइड्रोक्साइड को डिपॉजिट होना चाहिए पहले, लेकिन होता कौन है? क्लोराइड। लेकिन होता कौन है? क्लोराइड। क्यों होता है? ओवर वोल्टेज उसकी वजह है। अभी सुन लो मेरे को ध्यान से। अच्छा जी, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बच्चे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंगली अगर दो मेटल दे रखे हैं आपको, दो मेटल दे रखे, दो कैटायन दे रखे, गोली मारो, दो कैटायन दे रखे, तो जिस कैटायन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो से अबो है, जीरो से अबो, वो डिस्चार्ज होएगा, वो जाकर डिपॉजिट होएगा। और जिसका माइनस दे रखा है उसको सोल्यूशन में रखो। मैं कह रहा हूं इस पे ना रट्टा मत मारना, प्लीज रट्टा मत मारना, इसको दिमाग में कॉन्सेप्चुअली सेट करो। कैसे? सुनो, अगर किसी का ई नोट नेगेटिव है, अगर किसी का ई नोट नेगेटिव है, ठीक हो गया, ओ ये तो एक्टिव है, ये तो रिएक्टिव है, पता चल रहा है? सो गए? हाँ जी, अगर किसी का ई नोट नेगेटिव है तो एक्टिव है, एक्टिव मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ओके, ये तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा, वो तो इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होएगा। तो मेरे भाई पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में पड़ा हुआ है ना मेटल, वो तो ऑलरेडी। तो जो बात मैं आपसे कह रहा हूं एक बार फिर रिव्यू कर लेते हैं। अगर किसी का ई नोट नेगेटिव है तो उसका पार्टिसिपेशन इन द डिस्चार्जिंग नहीं होने वाला।
वो वैसे की वैसे टिका रहेगा। हाँ, उसके बाद जिसका जितना पॉजिटिव है, 0 से ऊपर है हाइड्रोजन, मतलब वहां से ऊपर शुरू कर लो, ऑल विल बी डिस्चार्ज, मोर ई नोट, मोर एसआरपी, मोर विल बी डिस्चार्ज, मोर विल बी डिस्चार्ज, मोर विल बी डिस्चार्ज। जब तक इसको सीखेंगे नहीं तब तक आगे जा नहीं सकते हम। जिसका ई नोट जितना ज्यादा होएगा उतनी उसकी डिस्चार्जिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी, और माइनस वाले कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये कहीं साइड में लिख के रख लेना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, ये भी ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा हो जब। ठीक है जी। और एक बस ये ट्रिक सीख लो, अगर एनाइंस का हो तो यहां मैंने कोड बना रखा है SNO-CBI, SNO-CBI, आई डिस्चार्ज फर्स्ट, ब्रोमाइड, क्लोराइड, एंड द डिस्चार्जिंग इज OH, देन नाइट्रेट। और ये मान लो एक ही सोल्यूशन में 6 के 6 पड़े हुए हैं, ये सारे के सारे एक ही सोल्यूशन में है, देन व्हाट विल बी द डिस्चार्जिंग ऑर्डर? देन योर आंसर शुड बी आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड। पहले आयोडाइड जाएगा, उसके बाद ये पीछे पीछे ब्रोमाइड आ जाएगा, उसके पीछे पीछे क्लोराइड आ जाएगा, उसके पीछे पीछे हाइड्रोक्साइड आ जाएगा, उसके पीछे पीछे नाइट्रेट। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है। इसके बाद कल एग्जाम्पल कर लेंगे बच्चे, मेरा टॉक टाइम खत्म हो गया है।